जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करेंगे विधेयकों के संबंध में। हम ये देखेंगे कि जो विधेयक होते हैं, 4 प्रकार के जो विधेयक होते हैं, उन विधेयकों के संबंध में लोकसभा के पास ज़्यादा ताकत है या राज्यसभा के पास ज़्यादा ताकत है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, और अक्सर इसको लेकर एक कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स में और भ्रम बना रहता है, जो कन्फ्यूज़न आपका इस वीडियो के बाद काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। चूँकि हमें कंपैरिजन विधेयक के सापेक्ष लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का करना है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जान लें कि लोकसभा में या राज्यसभा में, हमारी संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं वो कितने प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, ये जो विधेयक होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो विधेयक होता है इसे हम साधारण विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक दूसरा विधेयकों का प्रकार होता है जिसे हम धन विधेयक के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था लोकसभा अध्यक्ष में और जो लोकसभा और राज्यसभा की मैं अद्वितीय शक्तियों का जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में इनका वर्णन है और इनके संबंध में लोकसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही ये तय करते हैं कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ठीक है, और तीसरा विधेयक होता है साथियों संविधान संशोधन। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत है। और चौथा जो विधेयक होता है, विधेयकों का प्रकार होता है, ये वित्तीय विधेयक होते हैं आर्टिकल 117, और उसके 2 हिस्से होते हैं आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(2). ठीक है, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, इसमें आपको अंतर करना है। सारे जो धन विधेयक होते हैं वो वित्तीय विधेयक होते हैं। ठीक है साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके 1 बाय 1। ठीक है, साधारण विधेयक में इन दोनों में जो डिफरेंस है एक हल्का सा ग्लिम्स आपको इस वीडियो में दूंगा, और जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तब प्रॉपरली धन विधेयक और वित्तीय विधेयक क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, उसको मैं डिटेल में कराऊंगा। लेकिन आज हम केवल लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का कंपैरिजन करेंगे इन चारों बिल्स के रेस्पेक्ट में, विधेयकों के रेस्पेक्ट में। ठीक है, साधारण विधेयक, इसकी परिभाषा होती है साथियों वित्तीय विधेयकों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन्हें हम साधारण विधेयक कहते हैं। मतलब कोई खुद साधारण विधेयक की अपनी परिभाषा नहीं है। जो विधेयक आपका वित्तीय विधेयक नहीं होगा या जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा, इन दोनों को एक्सक्लूड करते हुए, बाहर निकालते हुए जितने विधेयक बचेंगे वो सारे के सारे साधारण विधेयक कहलाते हैं। मतलब साधारण विधेयक की परिभाषा आपको तभी क्लियर होगी जब आप वित्तीय विषयों या वित्तीय विधेयक या धन विधेयक को अच्छी तरीके से जान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे विधेयक जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं होते हैं उन्हें हम साधारण विधेयक कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ऐसे विधेयकों को, साधारण विधेयकों को लोकसभा या राज्यसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब है साथियों ऐसा विधेयक लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे धन विधेयक से अगर हम इसका कंपैरिजन करें उस सेंस में कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, तो उसके एवज में साधारण विधेयक की ये विशेषता होती है कि इसको हम लोकसभा में भी स्थापित कर सकते हैं, राज्यसभा में भी स्थापित कर सकते हैं, या शुरुआत इस बिल की हम राज्यसभा से भी कर सकते हैं, लोकसभा से भी कर सकते हैं, कहीं भी हम इस बिल को ला सकते हैं। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि अगर इस बिल को लेकर, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति है, कोई एक स्पेसिफिक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लोकसभा कुछ और कह रही है, राज्यसभा का इस पर कोई और मत है। ठीक है, जैसे गतिरोध के 3 मुख्य पॉइंट्स होते हैं साथियों, ये है आपके कि अगर मान लीजिए किसी एक सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया है
और एक सदन ने इसे स्वीकार कर दिया है, ये गतिरोध के तहत आएगा। और एक सदन ने तो इसे स्वीकार कर लिया है और दूसरे सदन ने इसे 6 महीने तक लंबित रखा है, इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया है, या जो संशोधन किसी एक सदन ने सुझाए हैं उन संशोधनों को लेकर दोनों सदन आपस में सहमत नहीं है। ये गतिरोध के कुछ फैक्टर्स हैं। माना जाएगा कि इस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध की अवस्था में पहुंच चुके हैं। किसी सदन ने इसे अस्वीकार कर दिया है, या किसी सदन ने इसे 6 माह तक लंबित रखा है, या संशोधन जो किए हैं किसी एक सदन ने उसको लेकर दोनों सदन आपस में सहमत नहीं है। तो इसे माना जाएगा कि ये लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब इस गतिरोध को खत्म करने के लिए, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अब इस संयुक्त बैठक में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ सम्मिलित होंगे और साधारण विधेयक पर फिर वोटिंग के माध्यम से निर्णय लेंगे कि इस पर क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, चूंकि साथियों लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, चूंकि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में हमारे पास 245 सदस्य हैं। ठीक है साथियों, 543 सदस्य हैं अभी वर्तमान में लोकसभा में, और राज्यसभा में 245 है। तो ये दोनों जो संयुक्त बैठक होगी, इसमें दोनों नंबर्स को ऐड करके हम सदन का टोटल आकार तय करेंगे। 5 और 3 8, 8, यानी कि ये उस समय सदन का आकार हो जाएगा और बहुमत के आधार पर फैसला होगा, यानी कि 50% प्लस 1 से ज्यादा जो सहमत होगा या जो विपक्ष में होगा साधारण विधेयक के, उस निर्णय को मान लिया जाएगा। और चूंकि साथियों हम जानते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या लगभग राज्यसभा के दोगुने से भी ज्यादा होती है, तो गतिरोध की स्थिति में अंतिम विजय या अंतिम निर्णय लोकसभा का ही माना जाता है, स्वीकार होता है, क्योंकि लोकसभा के पास सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक है। ठीक है, और मैंने इसमें लिखा ही है कि गतिरोध की स्थिति के कारण लोकसभा का मत विधेयक का भविष्य तय करता है, और वो इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि लोकसभा के पास सदस्यों की संख्या राज्यसभा के दुगने से भी अधिक होती है। तो लोकसभा उस साधारण विधेयक के बारे में जैसा निर्णय लेना चाह रही होती है, अंततः लोकसभा का मत ही विजय होता है। ठीक है, लोकसभा की राय ही विजयी होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि लोक साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अगर वैसे तो नॉर्मल दोनों ने अलग अलग पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, दैट्स ऑल, वो बिल साधारण विधेयक कानून बन जाता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन गतिरोध की अगर स्थिति उत्पन्न हो गई है तो गतिरोध की स्थिति में विजय अंततः लोकसभा की ही होती है। और ये आपको ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक के संबंध में ज्यादा ताकतवर कौन है? लोकसभा ताकतवर है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा आम जनता की सभा है। जो हमने डेमोक्रेसी का बेसिक होता है वो ये कहता है कि संप्रभुता जनता के हाथ में है, तो उसी नियम को लागू करते हुए हमने गतिरोध की स्थिति में लोकसभा को ज्यादा ताकतवर बनाया है, ताकि आम जनता की जो राय है, जनता लोकतंत्र में जो जनता राजनीतिक रूप से संप्रभु होती है वही तय करे कौन साधारण विधेयक पर जीत किसकी होगी। ठीक है साथियों, तो आप समझिए कि लोकसभा ज्यादा ताकतवर है साधारण विधेयक के संबंध में। अब हम धन विधेयक पर आते हैं। धन विधेयक यानी कि आर्टिकल 110 के तहत हमारे संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा ये है, ये विधेयक वित्तीय विषयों यथा करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों इतनी डेफिनेशन से आप नहीं समझ पाएंगे कि धन विधेयक क्या है। भारत की संचित निधि से जो व्यय होता है, केंद्र जो उधार लेती है केंद्र सरकार,
और किस तरीके से भारत की संचित निधि पर जो भारत व्यय इत्यादि हैं, वो सब समग्र रूप से धन विधेयक का ही हिस्सा होते हैं। तो मैं धन विधेयक को डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसको बस अभी आप इतना समझिए कि ये विधेयक वित्तीय विषयों और वित्तीय मामलों में भी टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, भारत की संचित निधि पर होने वाले व्यय आदि से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में परिभाषित या स्वीकृत करने का अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। मतलब धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली विशेषता यह है धन विधेयक की साथियों कि लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक का एक उदाहरण बजट होता है। बजट के माध्यम से आप धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं, क्योंकि बजट हमारा लोकसभा में ही लाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जा सकता है। साधारण विधेयक से अलग होता है ये। ठीक है, क्योंकि साधारण विधेयक को तो आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में स्वीकृति कौन देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, और उनका जो निर्णय होता है अंतिम निर्णय होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा इस धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, साधारण विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति है राज्यसभा के पास। जो गतिरोध में मैंने आपको व्याख्या की थी अभी पीछे गतिरोध की, तो धन विधेयक को तो ये अस्वीकार करने की शक्ति राज्यसभा की नहीं है। ठीक है, साधारण विधेयक के से इतर, जहां साधारण विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है लेकिन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं साथियों, ध्यान रखना है इसे। और लोकसभा से अगर ये धन विधेयक पारित हो गया, सामान्यतः पारित ही हो जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से पारित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर धन विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा फिर 14 दिन के अंदर इसे दोबारा लोकसभा के पास भेजती है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा साथियों। जैसे कि लोकसभा ने इस धन विधेयक को पास करके राज्यसभा के पास भेज दिया। अब राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है इस पर अपना निर्णय देने के लिए, और ये निर्णय नहीं दे सकती है। ये निर्णय में इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है, यानी कि अस्वीकार करने की शक्ति है ही नहीं राज्यसभा के पास। अब वो ये क्या करेगी? इसमें कुछ संशोधन सुझा देगी। ठीक है, अगर उसने धन विधेयक में कुछ संशोधन सुझा दिए और संशोधनों के साथ इसे लोकसभा के पास दोबारा भेजा, तो अब लोकसभा के पास ये शक्ति है कि वो इन संशोधनों को स्वीकार करे या ना करे। अगर उसने लोकसभा ने संशोधन स्वीकार कर लिए तो मान लिया जाता है कि संशोधन सहित पारित हो गया, और अगर संशोधन स्वीकार नहीं किए तो यह मान लिया जाता है कि जिस रूप में लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा था उसी रूप में ये जो धन विधेयक है पारित हुआ है। और कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि राज्यसभा 14 दिन तक इस पर कोई निर्णय ना ले। अगर 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो मान लिया जाएगा कि जिस रूप में लोकसभा ने इसे राज्यसभा के पास भेजा था उसी रूप में पारित हो गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, वो इसमें संशोधन सुझा सकती है, लेकिन उन संशोधनों को स्वीकार करना या ना करना ये अंतिम शक्ति लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में बिल्कुल नगण्य शक्तियां हैं। ठीक है, और फाइनली हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं इसमें भी कि लोकसभा धन विधेयक के मामले में भी सुप्रीम है, और धन विधेयक के मामले में तो लोकसभा की शक्तियां साधारण विधेयक की तुलना में कई गुना अधिक हैं। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों विधेयक देखे, साधारण विधेयक और धन विधेयक। इन दोनों विधेयकों के संबंध में विजय किसकी हुई, कौन ज्यादा शक्तिशाली हुआ? हमारी लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली हुई। हम संविधान संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में दे रखा है। ठीक है, संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन्हें हम संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जानते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और ये आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पूरा वर्णन है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक की तरह संविधान संशोधन विधेयक भी हम लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, जबकि धन विधेयक हम केवल और केवल लोकसभा में ला सकते हैं। तीनों का मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, ठीक है। मतलब संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक सदन संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दे या उसको एक लंबे समय तक पारित ना करे तो मान लिया जाता है कि वो विधेयक स्वतः समाप्त हो गया, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होने चाहिए दोनों सदनों में। संयुक्त बैठक का संविधान संशोधन के माध्यम से कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है साथियों। और एक चीज और आप याद रखिएगा, धन विधेयक के संबंध में भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में है, ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, दोनों सदनों को संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार या पारित नहीं करने का अधिकार होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर उसे अस्वीकार कर दिया किसी भी एक सदन ने तो वो विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर पारित नहीं किया तब भी वो समाप्त हो जाता है। तो इस संविधान संशोधन की ये बाध्यता है कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। और ये व्यवस्था इसलिए की है हमारे संविधान निर्माताओं ने, ताकि हमारा जो संविधान है उसकी जो बेसिक्स है वो सरकार मनमाने तरीके से उनमें संशोधन ना करे। और कोई एक सदन अगर कोई ऐसा विधेयक ले आया है जो संविधान की मूल भावना या मूल ढांचे को या उसके किसी और प्रिंसिपल का उल्लंघन करने वाला है, तो दूसरा सदन उसको चेक एंड बैलेंस करे और रोक दे कि नहीं, ये संविधान के खिलाफ विधेयक आप लेके आए हैं, हम इसको पारित नहीं होने देंगे, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं लोकसभा और राज्यसभा की संविधान संशोधन के विषय में। और चौथा जो विधेयक बताया था, मैंने बताया था वित्तीय विधेयक, ठीक है। वित्तीय विधेयक यानी कि ऐसे वित्तीय विषय धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर जो वित्तीय विषय बचेंगे वो सारे के सारे वित्तीय विधेयक के तहत आ जाएंगे, ठीक है। मतलब सारी डेफिनेशंस आपको धन विधेयक के आसपास समझनी है, क्योंकि साधारण विधेयक भी वो होगा जो धन विधेयक नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा। और वित्त विधेयक भी वही होगा, वही वित्तीय विषय जो धन विधेयक को छोड़कर होंगे वो वित्तीय विधेयक के तहत आएंगे। आर्टिकल 117 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 117(1) और 117(2) दोनों वित्त विधेयक से संबंधित हैं। और इसमें जो शक्तियां हैं या जो पारित करने का जो नियम है, ये जो वित्त विधेयक है ये साधारण विधेयक की तरह ही पारित होता है। मतलब जो मैं पहले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कराया हूं कि साधारण विधेयक कैसे पारित होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, बिल्कुल वित्त विधेयक भी उसी तरीके से पारित होता है, ठीक है। बस आपको इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। जैसे मैं यहां डिफरेंस आपको बता रहा हूं कि वित्त विधेयक, ठीक है, वित्तीय मामलों से संबंधित होंगे, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो धन विधेयक होते हैं वो वित्तीय विधेयक होते हैं, चूंकि साथियों धन विधेयक भी तो वित्तीय मामलों से ही संबंधित होता है। लेकिन यहां 117 में जो वित्तीय विधेयक हैं वो ऐसे वित्तीय विधेयक होंगे जिनमें आर्टिकल 110 के तहत जो विषय होंगे उनको बाहर निकाल दिया गया होगा या उनको सम्मिलित नहीं किया गया होगा। वित्तीय विधेयक माइनस धन विधेयक, ठीक है साथियों। तो ये बचेंगे कुल मिलाकर आपके वित्तीय विधेयक 117 के तहत, और ये सदन में उसी तरीके से पारित होते हैं जैसे सदन में साधारण विधेयक पारित होता है। ध्यान रखना, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो से को लेकर। तो आप इसको
पॉइंट वाइज फॉर्म में इसके नोट्स बनाइए, बार बार इसको देखिए, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।